Okay. Hi guys. So I have with me two of my very good friends, Palash and Sparsh with me. They are my schoolmates and my very good friends, and they are currently now studying in IIT. तो आज इनके साथ एक क्यू ए सेशन हम लोग करेंगे जिसके अंदर ये लोग बताएंगे कि इनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या थी एंड व्हाट आर द पॉइंट्स दैट दे जस्ट केयर्ड ऑफ एंड नाउ दे आर द आई आई टियंस. सो hi Palash, hi Sparsh. Hi. Okay, हेलो. thank you so much for being here. एंड तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको पलाश के बारे में. सो पलाश की एडवांस रैंक थी 6040 एंड मेंस परसेंटाइल 99.47%. He has studied from Resonance Institute from Kota and his current institution is IIT Kharagpur. That was all about Palash. And Sparsh got a advanced rank of 925. That is the AIR. Mains percentile 99.83. He has studied from Allen Kota, and his current institute is IIT Hyderabad. So the credentials of both of them are incredible. And तो इसी के साथ नेक्स्ट फेज पे चलते हैं इस सेशन के. तो ये तो था इनके बारे में इंट्रोडक्शन. तो अब हम पूछते हैं पलाश से कि उसकी क्या जर्नी रही है आईआईटी की, लाइक कोटा से स्टार्ट करते हुए, स्कूल से स्टार्ट करते हुए नाउ एज अ स्टूडेंट ऑफ आईआईटी उसने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं. तो उसके बारे में पलाश हमको प्लीज़ थोड़ा बताओ. सो यश, जब मैं 10th में था, 9th से एक आइडिया तो था कि इंजीनियरिंग वगैरह ही लेनी है, साइंस पढ़ना है, साइंस मैथ्स लेना है. तो वहाँ से स्टार्ट था, लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं आईआईटी जाऊँगा कभी भी. मतलब थोड़ा सा डर लगा था जब कोटा जा रहा था, बट उसके बाद धीरे धीरे वहाँ सेटल हो गया. और स्टार्टिंग में तो मैंने जेईई मींस डिवीजन में ही था मैं. उसके बाद 12th में मैं एडवांस डिवीजन में शिफ्ट हुआ. वहाँ पे दिमाग में फिट बैठ गया था कि आईआईटी ही जाना है. तो वहीं से कंसिस्टेंटली मेहनत की, और जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं सबकी लाइफ में, कोटा आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन मच अबाउट दैट. सब लोग जानते हैं कि वहाँ की क्या लाइफ रहती है. तो वो सभी लोग फेस करते हैं आई गेस. तो वो मैंने भी फेस किया, और आई थिंक उस जोन में से निकलना ज़रूरी है जो अचीव करना है उसके लिए. तो वो एक नॉर्मल अप्स एंड डाउन्स फेस किया, और उसके बाद आई एम हियर. वाओ, ऑब्वियसली एक कंफर्ट जोन से बाहर आना इज़ द ऑलरेडी अ मार्क ऑफ सक्सेस. एंड स्पर्श, प्लीज़ तुम बताओ अब तुम्हारी क्या जर्नी रही है स्कूल से लेके अभी तक एज अ स्टूडेंट ऑफ आईआईटी हैदराबाद. मतलब 10th बोर्ड तक मेरा कोई डिसाइड नहीं था एक्चुअली कि करना क्या है. बेसिकली मेरे को इतना पता था कॉमर्स नहीं जाना है फील्ड. अपने स्कूल में उतनी फील्ड्स भी नहीं थी, साइंस भी था. राइट. बायोलॉजी मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए पीसीएम मैंने चूज किया. उसके बाद आईआईटी मेरे को पता नहीं था उस समय क्या होता है, लेकिन बाय लक में पहुंचा. मेरे को पता चला एलन में मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, वहाँ पे बैच मिला, और ऐसे ही बस. Yes, like Palash, as we know, nobody expected from Sparsh. स्कूल में किसी से उम्मीद नहीं की थी कि लाइक स्पर्श गुप्ता विल बी दैट लेवल. तो वही हमको देखना चाहिए कि स्कूल्स में कैसा आप परफॉर्म कर रहे हो. आपके स्कोर्स वगैरह पे हम लोग इतना जज नहीं कर सकते कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी. यस पलाश. हाँ, स्पर्श एक परफेक्ट एग्जांपल है कि मतलब आपके स्कूल के 10th के मार्क्स कहीं कोई मैटर नहीं करते. मैटर करता है अपने वो जो 2 साल में क्या एक्सपीरियंस किया है, कैसे अपने एफर्ट्स लगाए. ऑब्वियसली. वो आप ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट देयर जर्नी. तो इसी के साथ हमारे पॉडकास्ट का फेज़ 2 ख़त्म होता है. अब हम फेज़ 3 पे चलते हैं. द फेज़ 3 इज़ द क्वेश्चन आंसर फेज़ वेयर आई विल बी आस्किंग देम अबाउट द क्वेश्चन्स आई रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स देमसेल्फ. ये क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए. लाइक अ स्टूडेंट ऑफ अ जूनियर ऑफ माइन हेल्प मी इन टेकिंग दीज क्वेश्चंस. उसके दोस्तों ने ही एक गूगल फॉर्म के ज़रिए मुझे क्वेश्चंस भेजे, एंड दे आर द प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय दीज पीपल. सो वन बाय वन आई विल आस्क दीज क्वेश्चंस टू देम. तो ओके, सो स्पर्श, मेरा क्वेश्चन पहला आपसे है. एक बच्चे का क्वेश्चन आया है. वंस आई कंप्लीट O2 S2 of Allen sheets, which books should I go for the next?
as I want to score good in JEE Advance? एक्चुअली मतलब मैं अपने प्रेफरेंस से ही बताऊंगा जो मैंने Sure. सोचा कि O2 S2 आर मोर देन इनफ। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है एडवांस। मतलब मैंने खुद ने O1 और S1 जो कि एलिमेंट्री एक्सरसाइजेज रहती हैं उनको ही कंप्लीट किया था। और हार्डर क्वेश्चंस को मैं तभी देखता था जब मेरे को कोई अपना मतलब द एप्लीकेशन जो होता है ना कॉन्सेप्ट्स का उसको एक्सपांड करना था। तो मेरे हिसाब से तो उसके अलावा कोई बुक करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। Okay, perfect. Okay, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है पलाश से. अ स्टूडेंट आस्क्ड, मैथ्स सीम्स टू बी द टफेस्ट. उसको कैसे करें? लाइक हाउ टू एक्सेल इन मैथ्स? मैथ्स स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था, स्पेशली जब 11th में 10th से 11th का जो ट्रांजिशन पीरियड रहता है उसमें मैथ्स काफ़ी टफ लगता है. या सो उसका एक सिंपल आंसर है, प्रैक्टिस करनी रहती है. प्रैक्टिस से ही होगा, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपको मैथ्स में इंटरेस्ट जाग जाएगा. और इनफैक्ट मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था बाय द एंड ऑफ 11th स्टैंडर्ड. सो वो प्रैक्टिस करने से ही आएगा. एक आध दो एक्स्ट्रा बुक्स लगाने से आई गेस थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है, तो वो कर सकते हैं. लेकिन सबसे सही चीज़ तो यही है कि अपने शीट्स और नोट्स को देख लो. शीट्स कंप्लीट रखो और नोट्स पढ़ लो. ओके. वही बेस्ट तरीका Exactly. है. यस, मैथ्स ठीक है, सबको डिफिकल्ट लगता है यार. मेरे भी मैथ्स में कुछ खास नंबर नहीं थे. बट इट्स ओके, कूल. सो माय सेकंड क्वेश्चन टू स्पर्श इज हाउ टू टैकल JEE मेंस, बोर्ड्स एंड एडवांस ऑल टुगेदर. मतलब मेंस और बोर्ड्स एक्चुअली ज़्यादा डिफर नहीं करते, मेजरली एनसीईआरटी पे बेस्ड होते हैं. चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, इंग्लिश और बाकी जो शायद तक किसी का फिजिकल किसी का जो अलग होते हैं उनको मैं काउंट नहीं कर रहा इसमें. वो आसानी से प्रिपेयर हो सकते हैं. लेकिन जो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री होते हैं उनके लिए उतनी एफर्ट नहीं होती मेंस और बोर्ड्स के बीच में. दोनों साथ में ही आराम से कवर हो सकते हैं. एनसीईआरटी करनी होती है दोनों के लिए. एडवांस के लिए समय भी मिलता है अलग से, और एनसीईआरटी से थोड़ा आगे ही बढ़ना पड़ता है. तो बेसिकली वो आसान, पहले मेंस और बोर्ड्स पे फोकस करना है, एडवांस बाद में आराम से. ओके, पहले आपको मेंस एंड बोर्ड्स पे फोकस करना है. तो दिस इज़ अ गोल्डन एडवाइस बाय स्पर्श. एंड ओके, थैंक यू स्पर्श. माय सेकंड क्वेश्चन टू पलाश इज by the student, are high level questions required to make a good understanding in physics? अंडरस्टैंडिंग हाँ, हाई लेवल क्वेश्चंस होती है, लेकिन मैं हाई लेवल क्वेश्चंस बस मज़े के लिए लगाता था. एक कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा गेन हो जाता है उससे. मैं सजेस्ट, अगर आपका फिजिक्स वीक है तो मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप हाई लेवल क्वेश्चंस पे जाओ, सिंपल अपनी शीट्स वगैरह सॉल्व करो. लेकिन अगर आपको फिजिक्स में मज़ा आता है तो आई गेस उसमें टाइम देने में कोई बुराई नहीं है. हाई लेवल क्वेश्चंस में आई गेस करोड़ों वगैरह को देख लेने में कोई बुराई नहीं है, मज़ा आता है, कॉन्फिडेंस गेन होता है. Right. स्पेशली इस बार का जो जेईई एडवांस का पेपर था वो काफ़ी अच्छा था फिजिक्स का. तो हाँ, थोड़ा सा करने में बुराई नहीं है. मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा. ओके, लाइक कंसेप्ट्स क्लियर जो हो जाएंगे वो आपके बेसिक लेवल बुक से भी हो जाते हैं, एंड हाई अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्कुल. प्रैक्टिस के लिए होता है. एक थोड़ा सा कुछ अलग एप्लीकेशंस पता चल जाती है, कुछ चीज़ों की, कुछ कंसेप्ट्स की, कि उनकी और क्या थोड़े से डाइवर्स एप्लीकेशंस हैं. उसके अलावा ज़रूरत नहीं रहती. सिंपल अपनी शीट्स कर लो, और शीट्स में अगर थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको मार्क करके दोबारा कर लो. दैट इज़ एब्सोल्युटली सफिशिएंट. हाँ, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस गेन करना है अच्छे से, या फिर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो करने में बुराई नहीं है. Okay, amazing. So third question to Sparsh is how to make a good approach for physics. Like more or less answer शायद similar ही होगा आपका पलाश से, but then also what is your way to approach the physics? वही मतलब जो पलाश ने कहा, मैं उससे थोड़ा अलग ही बोल रहा हूँ. मैंने कभी इरोडोव या कोई और से बुक प्रिफर नहीं की एचसीवी के अलावा. दैट इज द बेसिक, दैट इज द गॉड फॉर द आईआईटीएन प्रिपेयर इज अ क्या कहते हैं एस्पिरेंट्स. Okay. कर रहा हूँ मैं. तो आईआईटी एस्पिरेंट्स के लिए एचसीवी तो जैसे भगवान समान होती है, लेकिन उसके अलावा मैंने कोई सी बुक प्रेफर कभी करी नहीं. O2 और S2 जैसे तूने पहले ही पूछा, उतना ही सफिशिएंट है. कॉन्सेप्ट्स उसमें अच्छे से कवर हो जाएंगे. अगर ज़्यादा तुम्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का है, यू कैन गो फॉर द जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर पेपर्स.
and they frequently repeat those concepts only. So there's no need to gain any new concept. And as for Irido, it is actually giving you a taste of high level of calculation. कैलकुलेशंस मेजरली एडवांस में उतनी आती भी नहीं है, तो इसलिए मैं इडो को तो अवॉइड ही किया था। दैट्स इट। तो फिजिक्स आप फील करोगे अच्छे से। शुरुआत में सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ाते हैं, दैट इज इजी टू फील अराउंड यू। फ्रिक्शन हो गया, रोटेशन हो गया, यू कैन ऑब्जर्व इट। तो इसलिए वहाँ से अगर टेस्ट आ जाए तो तुम्हें फिजिक्स फिर आसानी से पूरा निकल जाता है। Cool, 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 cool. So this is the piece of advice by Sparsh. And next question जो है वो पलाश के लिए ये है, how to perfect my calculations part before JEE advance and I need some fast solution. ये पूछा एक स्टूडेंट ने। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये रहती है, कैलकुलेशन से, लंबी कैलकुलेशन से डरना नहीं रहता है। मतलब आदत में होना चाहिए कि अगर मल्टीप्लिकेशन करना है या बड़ा डिवाइड करना है, किसी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो आदत में होना चाहिए। ऐसा उसका हर जगह शॉर्टकट नहीं निकलता। हाँ, एक चीज़ जो मैं यूज़ करता था कई बार, मैं वैदिक मैथ्स का काफ़ी यूज़ करता था। तो मतलब मेरी आदत थी मन में कैलकुलेशंस करते रहने की, तो वो एक चीज़ जिसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। और मैं बस एक वो रहते हैं, जब भी फ्री रहते हो मैं मन में कैलकुलेशंस चलती रहती थी। मैं मन में किसी भी नंबर के 2 डिजिट तक स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ, ये उस चीज़ से अपने आप आ जाते हैं। और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होंगी। कोई टॉपर बंदा भी कैलकुलेशन मिस्टेक करता ही है कभी ना कभी, तो उस चीज़ की कोई 100% गारंटी तो नहीं कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। बट हाँ, उस चीज़ को कम कर सकते हो रेगुलर प्रैक्टिस से। उस चीज़ का जैसे ही डर खत्म हो जाएगा ना कि मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इतनी लंबी, वो धीरे धीरे अपने आप Right, पार्ट right, right, right. Okay, so next question to Sparsh is, should I do any extra book for OC again? नो मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस ही में मतलब हो सकता है बहुत सारे लोग कहें कि करनी चाहिए, जैसे अब तो नाम भी याद नहीं मेरे को, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसी करनी चाहिए। मैं प्रेफर नहीं करता क्योंकि ओसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना पढ़ने जाओगे उतना और बढ़ता जाएगा। इट इज एंडलेस क्वाइट। तो अपने सिलेबस में रह के आप जितना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं वो बेस्ट है। और वो सिलेबस जितना आपको टीचर ऑलरेडी पढ़ाता है, बल्कि सिलेबस से ज़्यादा ही पढ़ाता है, तो टीचर को फॉलो करना इज़ द बेस्ट इन ओवरऑल केमिस्ट्री। Right. ओवरऑल केमिस्ट्री में टीचर बेस्ट। Okay, cool, 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 That's cool. So next question to Palash is, which exams other than JEE and BITSET I should write? वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है आपकी जी मेंस के स्कोर के ऊपर। मतलब अगर आपको चांसेस कम हैं तो फिर ये वीआईटी वगैरह देने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि अच्छे इंस्टीट्यूट्स है वो काफ़ी। मतलब इंडिया के अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन अगर आपका जेई मेंस में अच्छा स्कोर आ रहा है और अगर आप बेटसैट में भी अच्छा स्कोर आ रहा है, तो आई डोंट थिंक आपको कोई और एग्ज़ाम, केवीपीवाई वगैरह अगर आप उसकी बात करें तो वो अलग चीज़ है। केवीपीवाई और ओलंपियाड्स वगैरह की चीज़ अलग है। लेकिन आई थिंक जेई एंड बेटसैट आर सफिशिएंट एंड गुड इनफ, दे आर प्राइमर इंस्टीट्यूट्स ऑफ द नेशन। सो आई डोंट थिंक उसके अलावा कुछ और देखने की ज़रूरत है अगर आपका स्कोर Okay, अच्छा and हो। like उन Exactly. स्टूडेंट्स को क्या तुम लाइक देना चाहोगे एडवाइस के जिनकी थोड़ी सी लोअर रैंक रहती है, जिनकी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है टेस्ट वगैरह से भी, और तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, बट लाइक टॉप 10 इफ आई आस्क समथिंग लाइक दैट? टॉप 10 एग्ज़ाम्स तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा आई गेस। वो सभी के चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो एनडीए वगैरह में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उस चीज़ के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं फिर उनके लिए। कुछ बच्चे एप्टीट्यूड दे टेस्ट दे सकते हैं आईसर वगैरह के, उससे उनका आईसर और आईएएससी में एडमिशन मिल सकता है। दैट इज इन द तो रिसर्च उस पार्ट, चीज़ के लिए राइट? प्रिपेयर कर रहे हो। आईसर इज अगर आप फॉर बाहर रिसर्च जाना पार्ट चाहते हो आई तो गेस, उसका राइट? एक अलग ही क्राइटेरिया बन जाता है। म्योर और फिर अगर आपको उसके अलावा कोई दूसरे इंस्टीट्यूट्स में देखना है तो वीआईटी काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, मणिपाल इंस्टीट्यूट भी अच्छा है। आई थिंक ये अगर मेरे दिमाग में कभी कोई मुझसे पूछे तो मेरे आईसर दिमाग में शायद ये options रिसर्च हैं। के लिए होता है मुझे जितना पता है, राइट? या हाँ हाँ, लेकिन अगर आप साइंस मैथ्स ले रहे हो तो रिसर्च लाइक या आपके लिए जिसको बहुत अच्छा वहाँ ऑप्शन है। इंटरेस्ट है, इट्स अ बेस्ट ऑप्शन, या
हाँ हाँ। Okay, so my next question to Sparsh is, a student asked, I have scored 98 percentile in my JEE mains. Everyone expected a lot better from me. How to tackle the pressure that is building now? तो बेसिकली तो इस क्वेश्चन के लिए मैं करेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि जैसे तुम लोग ने कहा, तुम्हें एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मुझसे इतना। और एक्चुअली ये मेरे लिए पूरा समय ही रहा। आई वाज लाइक, it had been like I am an underdog for the whole journey of the advance, still advance. So इसलिए मेरे को कभी वो प्रेशर तो फील नहीं हुआ, लेकिन हाउ आई डेल्ट विद इट वंस, जब मुझे लगा ऐसा कि मैं अंडर परफॉर्म कर रहा हूँ, खुद से जो लगता है कभी अपने आप से मैं, तो उस समय मैंने अपने को ये क्लियर किया कि क्या मैं उस गोल के लायक हूँ जो मैं सोच रहा हूँ। डू आई रियली स्टैंड फॉर इट? और अगर हाँ, तो मैं अपने आसपास वालों को भी बिलीव दिलाऊं कि मैं कर सकता हूँ। और अगर नहीं है तो फिर उनको क्लियर करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो एट लास्ट डिप्रेशन सच थिंग्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो बेसिकली अपने को अपने ग्राउंड पे स्टैंड होना है और अपने क्लियर करना है कि अपन किस पोजीशन में हैं। जितना ही मैं सजेस्ट राइट, करूँगा। एंड इस कंडीशन में शायद ये भी होना चाहिए कि थोड़ा सा पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपके मेंटर्स को भी, कि एक बच्चे की कैपेसिटी जितनी है वो उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है परफॉर्म, लाइक बिल्ड कर सकता है ऑब्वियसली, बट बच्चे अगर उसको कैपेसिटी प्रेशर में डालेंगे तो ऑब्वियसली वो अपोजिट रिएक्ट करेगा। इस केस में कई बार ऐसा होता नहीं, मतलब mostly it is seen that the child gets depressed and under pressure, but most of the time it also helps in a boost up. At least to some extent it boosts, it motivates the child to do more. If people expect from him, then he also starts to expect from himself, and he tries to do something more hard work he tries to put in, and just wait for the result. So इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई बार ये हेल्पफुल भी होता है, लेकिन एक एक्सटेंट तक। अगर ओवर करेंगे तो फिर एट लास्ट वो फॉल हो जाएगा पूरा। जितना उसने बेस बनाया, जितना उसने मोटिवेशन गेन किया, इट विल ऑल गो इनटू डिप्रेशन। राइट राइट राइट, ओके कूल। So my next question to Palash is, how to overcome distractions during last 3-4 months and have a good concentration. Sorry. हाँ तो वो तो अपने आप के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जैसे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें गिव अप की थी, मैंने फ़ोन वगैरह सब छोड़ दिया था। वो आपकी विल के ऊपर रहता है कि आपको कितना ज़्यादा चाहिए, जो आपका टारगेट है आप कितना ज़्यादा उसको अचीव करने की आपकी विल है, तो उसके ऊपर रहता है। एक चीज़ जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, आई गेस मेडिटेशन, वो मैंने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा था। और अपना जो शेड्यूल है उसको इस तरीके से डिज़ाइन कर लो कि आप इतने बिजी हो जाओ कि इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही ना मिले। ब्रेक्स भी दो, लेकिन जैसे कि फ़ोन की जगह आई गेस सो जाओ, वो मच बेटर होता है। तो इस तरीके से अपने शेड्यूल को डिज़ाइन कर लो, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। ऑनेस्टली मेरे लिए ये चीज़ इतनी बड़ी कभी प्रॉब्लम रही नहीं थी। हाँ, बीच बीच में मैं कभी कभार फ़ोन वगैरह ज़्यादा यूज़ करता था, तो लेकिन मैं उसको फिर एज अ डेयर ले लेता था कि मेरे को नहीं यूज़ करना अब 1 महीने तक, तो मैं नहीं यूज़ करता था। तो इस तरीके से मैं उस चीज़ को टैकल लाइक करता था। स्पर्श, तुम्हें भी लाइक ऐसा फ़ोन एडिक्शन जैसा कुछ था, या तुमने भी शुरू से ही गिव अप कर रखा था फ़ोन को? मतलब 10th तक मेरे पास ऐसा कोई फ़ोन था नहीं। यूट्यूब, इंस्टा, इन सब के तो मेरे को सोशल मीडिया का तो एडिक्शन नहीं था, लेकिन कॉलेज गए थे उसके बाद फ़ोन मिला था। खुद का टाइम रहता था शुरुआत में, जब कुछ मतलब एटलीस्ट फॉर 1-2 months इन द स्टार्ट देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम जहाँ पे आपके पास कुछ नहीं होता करने को। तो आप एक्सप्लोर करते हो, आसपास का एरिया एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी एक आदत सी बन जाती है, घूमने चलते हैं एंड दैट। सो मेरे लिए बहुत काफ़ी प्रॉब्लम थी। मैं बाद में फ़ोन भी ज़्यादा यूज़ कर रहा था, ऑल्दो मेरे पास जियो फ़ोन था, तो उसमें भी मैं टाइम निकाल लेता था। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे करके अपने आप को मेंटली स्टेबल, मतलब जो स्ट्रांग बनाया कि नहीं करना, नहीं करना। एट लास्ट थोड़ा हेल्पफुल था, लेकिन अंत तक मेरे पास काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस रहती थी, कंसंट्रेशन मेरा पुअर ही था। ओके कूल। तो कंसंट्रेशन पुअर था, बट उसको किसी तरीके से इम्प्रूव तो किया होगा। हाँ, एक्चुअली मैंने थोड़ा सोल्यूशन क्या है, इम्प्रूवमेंट लाइक उस कहूँगा, चीज़ का अगर लेकिन सोल्यूशन, जैसे कि कंसंट्रेशन पुअर है अभी एक बच्चे का? ये मेन प्रॉब्लम क्या रहती है, बच्चों को जिस चीज़ में मज़ा आ रहा होता है, जैसे कि उनको फ़ोन चलाने में या बाहर घूमने जाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, तो वो उस चीज़ में अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना लगते हैं।
जब बच्चों को पढ़ाई में मज़ा आने लग जाता है या जो चीज़ वो कर रहे होते हैं उसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है, तो वो इस चीज़ में अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करने लग जाते हैं। तो आखिरी के 2-3 महीने में तो एटलीस्ट 3-4 तो नहीं, लेकिन 2-3 महीने में तो अपने आप टारगेट इतना सिर पे रहता है कि पढ़ाई पे ध्यान चला ही जाता है। धीरे धीरे उस चीज़ को अपने टारगेट के लिए वो करना चाहिए। अपने आप आपके सामने जैसे जैसे आपका स्कोर इंक्रीज होता जाएगा, आपको मज़ा आने लगेगा, तो वो आप अपने आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे अपनी स्टडीज राइट, पे। या लेकिन जैसे ये स्ट्रेटेजी तभी काम आती है जैसे अगर इस साल हमारे केस में लॉकडाउन आया और जिस हिसाब से पेपर आगे बढ़ते जा रहे थे, इट वाज काफी मतलब बर्डन सा महसूस होने लगा था एंड तक कि कब खत्म होगा। तो इंटरेस्ट एक्चुअली एट द बहुत लास्ट मेरा तो जाते जाते ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया था, बट देन आल्सो इट हम्म, इट जस्ट गॉट अ किक और वो बड़ा अंत में आखिरी के 1-2 हफ्ते महीने कह सकते हैं कि मैंने अच्छे से थोड़ी मेहनत करी थी। इसलिए आखिरी में अलग से लगता है कभी कभी, एक अंदर से फील आनी थी, वो हेल्पफुल होती काफी होती है कंसंट्रेशन बिल्डर उसमें। लेकिन उसके भरोसे नहीं बैठ सकते कि मैं आखिरी के 2 महीने में निपटा ही दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं निपटा सोचना है कि हाँ मैं हाँ। बहुत सारे बच्चे ये सोच के बैठते हैं कि आखिरी के 2 महीने में सारा मेहनत कर लूंगा, अभी आराम कर लेता हूँ। ये इस टाइप की मेंटालिटी भी सही नहीं है, स्पेशली स्पर्श अपना केस तो बहुत ही अलग था। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है यही काफी डिस्प्यूटेड कह सकता हूँ मैं, इसका कोई ऐसा प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। हाँ, ये है बस आपके विल के ऊपर है। सबके अपने अपने काफ़ी आंसर्स है। डिस्प्यूटेड हाँ, एंड काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। बट आई होप के या इसका एक सिंगुलर सोल्यूशन नहीं है, इसके बहुत सारे सोल्यूशन है, सबके अपने अपने आई गेस सिस्टम के ऊपर डिपेंड बिल्कुल करते हैं कि बिल्कुल वो इस बिल्कुल। चीज़ को कैसे टैकल ओके, करते हैं। सो स्पर्श, माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़, a student just asked that I get demotivated after every test of my coaching. What should I do? Continuous failures मिल रहे हैं. मतलब अगेन दिस इज नॉट एनी अनकॉमन क्वेश्चन, सबके साथ होता है, मेरे साथ होता है, पलाश के साथ हुआ होगा एटलीस्ट, मतलब स्कूल में भी तूने भी फेस किए होंगे ऐसे पेपर्स में कम मार्क्स आए, सो इट इज नॉट अ बिग डील। और इसको हैंडल भी उसी तरह से करना है कि ठीक है हो गया, वी विल ट्राई नेक्स्ट। अपने को जो अभी गलती हुई उससे ये जरूर देखना है कि अपने मिस्टेक कहाँ है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स ज़्यादा थी या फिर कंसेप्चुअल एरर ज़्यादा थे, एंड एज सच वी कैन जस्ट डिवाइड द प्रॉब्लम्स एंड वी कैन जस्ट फोकस इन दैट डायरेक्शन। और ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर तुम जो फोकस कर रहे हो वो पूरा सही हो जाएगा और दूसरा बिगड़ेगा नहीं, तो कोई और सा बिगड़ जाएगा। अपन जो हैंडल कर सकते हैं कि कितना बिगड़ेगा कितना सही होगा, बैलेंस बना के अपन चल सकते हैं। डीमोटिवेट होने की ऐसे कोई जरूरत नहीं, बस वी हैव टू लर्न एवरी टाइम वी फेल, दैट्स इट। Amazing. Okay, so last question to you, Palash, is how to prepare for memory based topics like IOC and OC? Should we invest time in remembering things rather than doing questions in these subjects? इसलिए ओसी मेमोरी बेस्ड इतना ज़्यादा नहीं है जितना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ओसी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे अच्छे कंसेप्ट्स रहते हैं। इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा केमिस्ट्री में एक फेवरेट पार्ट था, मतलब मैं केमिस्ट्री मुझे नहीं पसंद था लेकिन ऑर्गेनिक फिर भी अच्छा लगता था मुझे। एंड एज फार एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसर्न, सच बताऊँ मैं अपने 3/4 टाइम में कोटा के मेरे दिमाग में यही था मैं इनऑर्गेनिक छोड़ के जाने वाला हूँ। बट मैंने उसको धीरे धीरे अपने उसमें कुछ टॉपिक्स है जैसे ऐसे हैं जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, इनको आप समझ पी कर ब्लॉक सकते हो। हाँ, नहीं पी ब्लॉक है भाई, याद करना पड़ता है। मतलब मेरे को तो बहुत मुश्किल गया था पी ब्लॉक। तो मैं क्या करता था, मेरे को रात को अगर नींद नहीं आ रही होती थी, मेरा डेली शेड्यूल फिक्स था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ता था मैं रोज़ रात को आधा पौन घंटा। बहुत अच्छी नींद भी आती थी उससे मुझे, और पढ़ने का पढ़ना भी होता था, सर बता रहा हूँ। और इससे मेरा काफ़ी हद तक कवर भी हुआ था इनऑर्गेनिक। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इनऑर्गेनिक पढ़ के एग्ज़ाम देने पाऊँगा। और क्वेश्चंस तो थोड़े बहुत करने पड़ेंगे, वो पास्ट ईयर पेपर्स सफिशिएंट रहते हैं। शीट्स के क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता था कई बार थोड़े बहुत डिमोटिवेटिंग होते हैं, तो पास्ट ईयर पेपर्स कर लो, आई गेस सफिशिएंट रहते हैं वो। Okay, yeah. या मैंने भी जैसा कहा था कि एनसीईआरटी काफी होती है ना केमिस्ट्री के लिए, ओवरऑल केमिस्ट्री के लिए हाँ, एनसीईआरटीज आर इनफ, एंड स्पेशली फॉर आईओसी एनसीईआरटी से एक मेंस में क्वेश्चन तो बाहर कभी का नहीं आना आता बाहर बहुत, उसके। सो
मेंस एडवांस में हाँ भी सो आई यही मीन स्टूडेंट्स रेयरली को पता होना एक्सेप्शनली चाहिए कि वो कहाँ अपना आ टाइम जाता हो। इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्मार्टली करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बहुत ही जगह पे आप हार्ड वर्क करते हो जहाँ पे स्मार्ट वर्क की हम्म ज़रूरत है। हाँ आईओसी में ऐसा नहीं कि दिन दिन भर दे दो, दो दो तीन तीन दिन दे दो, या वो स्मार्ट वर्क नहीं है। वो उसको एक सफिशिएंट टाइम दो, रेगुलर दो, ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले करके बैठ जाओगे। वो उसको टाइम लगेगा, उसको रेगुलर करते रहो, अपने आप हो जाएगा। जितना हो सकता है वो हो जाएगा। ओके। मैंने खुद ने पी ब्लॉक्स और वो सारे ब्लॉक 4-5 बार तो पढ़े थे एनसीईआरटी से। हम्म एफर्ट काफी डालना अच्छे से पड़ता है तैयार थे। ऑब्वियसली, हर चीज़ के लिए एफर्ट बहुत ज़रूरी एफर्ट है। डाल। एंड इसके साथ हमारा फेज़ 3 ख़त्म होता है पॉडकास्ट का, एंड हम फेज़ 4 की तरफ जाते हैं। सो here I want to just know if there was a memorable thing in your life which proved to be a game changer for you during this journey, और लाइक ऐसी कोई बात हुई स्कूल से लेके अभी आईआईटी तक की जर्नी में कि यहाँ पे एक जब पूरा दिमाग आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई किस्सा अगर आपको याद हो तो। स्पर्श तू पहले बोल रहा है। और ठीक है, बेसिकली 11th में हुआ था मेरे साथ ऐसा, जहाँ पे मैं मेंस का पेपर दे के आया था एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी कि सारे क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे मैंने। आई मीन उस समय 90 क्वेश्चन आते थे तो 85 अराउंड सॉल्व करे थे मैंने। तो मैं काफ़ी खुश था, लेकिन जब रिजल्ट आया उसमें 15 क्वेश्चंस मेरे नेगेटिव थे एंड फॉर देम आई मीन -1 मेरे को मिला। सो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम मार्क्स आए। वहाँ पे मेरे को काफ़ी शौक सा लगा था। मैंने उसको एक पिन पॉइंट बनाया कि अब ये क्यों हुआ, इसको कैसे इम्प्रूव करना है। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने एरर्स को देखा कि क्या एरर हुए मुझसे। मेजरली कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी और कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम याद नहीं था वगैरह। तुक्के भी मारे थे कुछ। तुक्के मारना भी काफ़ी, फिर वो एक दिल से आती है तुक्का मारना चाहिए, तो वो भी उस पर भी कंट्रोल करना चालू किया। और ऐसे पर धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। अभी फाइनल के मेंस में भी मेरा नेगेटिव तो मेरे बहुत ही कम थे और अटेम्प्ट मैंने अच्छे खासे करे थे। ओके, तो इसलिए या मैंने तो वो पलाश गो गेम अहेड। चेंजर। मेरे लिए 2 मोमेंट्स थे ऐसे एक्चुअली। एक था 11th के एंड में, जब मैंने अपना रूम वगैरह चेंज किया था। सो कुछ चीज़ें मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके पूरी परफॉर्मेंस पे कितना ज़्यादा इफेक्ट कर जाती है। जैसे एग्जैक्टली। कि 11th का स्टार्टिंग मेरा इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन मेरी जो कंडीशंस थी स्टार्टिंग में, मुझे लगा रूम काफ़ी कंफर्टेबल है, खाना अच्छा है वगैरह, लेकिन धीरे धीरे जो क्वालिटी थी वो डिटोरिएट होती गई। तो 11th के एंड में मैंने अपना रूम चेंज किया, और वहाँ जाके मैं जो कंफर्ट मुझे मिला, जो मुझे एक शांति वगैरह चाहिए थी जो मुझे मिली, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया मेरी परफॉर्मेंस पे। और जो खाना ढंग का मिला मुझे कोटा में, उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। तो वो एक काफ़ी बड़ा मोमेंट है रहा था जो मेरे परफॉर्मेंस को जिसने काफ़ी बूस्ट किया। और एक और मोमेंट था 12th, मिड 12th में। आई नियरली ग्रेज डिप्रेशन, एंड जब मैं उस चीज़ से उभरा, मतलब मैं घर आया था और माई फैमिली सपोर्टेड मी रियली वेल। एंड जब मैं उस चीज़ से बाहर आया तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मुझे कैसे परफॉर्म करना है, कैसे हर चीज़ को हैंडल करना है। तो वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमबैक था मेरे तरफ से। तो वो एक बहुत बड़ा चीज़ थी। तो मैं बस ये बोलूँगा कि कभी भी ऐसा होता नहीं है कि आप पीछे चले गए हो तो वापस आप आगे आ नहीं सकते। आप कवर अप कर सकते हो कभी भी। तो वो एक काफ़ी बड़ा मोमेंट था मेरे लिए। बिल्कुल, लाइक इस पॉइंट से शायद बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पाएंगे कि आपको जब रूम कंडीशंस, जब फूड कंडीशन सही नहीं मिलती है कोटा में, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, तो आपकी परफॉर्मेंस पे वो एक छोटी सी चीज़ भी कितना असर डाल सकती है। तो जस्ट ट्राई चेंजिंग थिंग्स एंड फाइंड अ सोल्यूशन फॉर योर परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं है कि आप उसी में चले जा रहे हैं, आपको चेंज लेना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ अ ऑसम थिंग दैट पलाश टोल्ड अस अबाउट। एंड इसके साथ एक्सपीरियंस वाला फेज़ ख़त्म होता है। तो फेज़ 5 जो है हमारी वीडियो का, वो है डूज़ एंड डोंट्स। लाइक ऐसी कोई मंत्रा टू सक्सेस या फिर बोनस टिप्स, और ऐसी क्या प्रिकॉशंस हमें रखना है जो आपकी परफॉर्मेंस पे असर डालेंगे या नहीं डालेंगे, ये डिपेंड करता है। तो आई वांट के स्पर्श हमको डूज बताए एंड पलाश हमको डोंट्स बताए।
Okay. So I was saying that the most important point, which I think is we have to stick with the faculty in charges, what they say to us to do and what they don't. I mean, we should follow the faculty in charges for the very first. We should not go for any other references without their guidances. We should do the assignments which they tell us to do fair enough. I mean, we should give a fair try to it rather than just thinking that the faculty is not good enough or something. You just you will get to that. We have to follow the faculties at the best. Whatever they say, whatever they tell to do, we should follow that एब्सोल्युटली. for the very first एंड इसके अलावा priority. एक शेड्यूल में क्या होना चाहिए, लाइक आपके शेड्यूल में ऐसा क्या क्या चीज़ें थी जिसको फॉलो करने से यू सेव्ड टाइम एंड गेन्ड थिंग्स? मैं अपने आपके लिए बोलूँ तो मैंने ऐसा कोई टाइट शेड्यूल नहीं बना रखा था. मेरे एक रफ शेड्यूल था कि 7:30 के करीब उठना है, फिर 12 बजे तक पढ़ाई करनी है, 12 के बाद खाने जाना है. एंड दैट वाज क्वाइट वेरिएबल, मतलब आगे पीछे होता रहता था. मैं कभी अपने आप को एक वो नहीं करता था फोर्स कि नहीं मेरे को आज इतना पढ़ना है, मैं उतना पढ़ा नहीं हूँ. अगर मेरे से मन नहीं होता पढ़ाई का, so I just relax. I just give time for my mind, for my body to relax, and then अगले दिन वो एक हेड स्टार्ट मिल ही जाता. तो एज अ टाइट शेड्यूल नहीं बनाना अपने को. शेड्यूल एक रफ बना के रखने का आइडिया रहना चाहिए कि इतने से इतने टाइम में ये करना है. अमेजिंग. मैनेजमेंट उससे थोड़ा सो दैट वाज द थिंग फॉर डूज. नाउ मैं पलाश को बोलूँगा कि ऐसी क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए जो आपकी परफॉर्मेंस पे, आपकी डेली लाइफ पे, आपके पेपर पे, आपके एक्सपेक्टेशंस पे क्या क्या हावी कर सकती है. So first and foremost हाँ, important thing is starting कि आप जितना भी प्रिपेयर कर लो, कितने ही आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उसके एग्ज़ाम के पहले, कि सब आपको लग रहा है कि नहीं अब एग्ज़ाम के लिए इस बार मैं कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड और मैं इस बार पढ़ के आऊँगा वगैरह सब, वो सब कुछ भी मैटर नहीं करता है. मैटर ही करता है कि उन 3 या 6 घंटे में आपका क्या माइंड सेट है, आपके मेंटल स्टेटस क्या है, क्या सिचुएशन है आपकी, आप पैनिक तो नहीं कर गए या कुछ भी. तो एक चीज़ मैं बस बोलना चाहता हूँ कि नेवर गिव अप वाइल राइटिंग द पेपर. दैट वो जो एक छोटा सा ब्रेक मिलता है जब आप गिव अप करते हो कि आपको लगता है कि अब नहीं हो रहा मुझसे, मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, आपको एक थोड़ा सा रेस्ट मिलता है. बट इवेंचुअली यू पे फॉर इट इन द लॉन्ग टर्म, यू पे फॉर इट रियली हार्ड. सो उन 3 घंटे को किसी भी तरीके से निकाल लो यार. मतलब मैं कभी भी ऐसा नहीं कि मेरे से अभी नहीं हो रहा, बस बैठो करते रहो, अपने आप उसका रिजल्ट मिलेगा. तो एक चीज़ तो मैं अभी भले ही ऐसा लग रहा हो कि डोंट गिव अप कितना सिंपल सा मोटो है, लेकिन वो जब पे करना पड़ता है उसके लिए तब रियलाइज़ होता है कि कितनी उस चीज़ के लिए आप फिर किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते. मेरे साथ ऐसा था, मेरे साथ वैसा था, वो सब चीज़ें नहीं होती उसमें. उसमें फिर अगर ब्लेम करना है तो आपको अपने आप के ऊपर ही करना पड़ता है कि मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया. तो हाँ, बस ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर जाती है इन द एंड गेम आई गेस. जब आपका फाइनल वो रहता है उस टाइम पे आपका क्या मेंटल स्टेटस है, ऑब्वियसली. वो चीज़ ये आपके रिजल्ट ये बिल्कुल भी नहीं बताता कि आप क्या हो, क्या आता था क्या नहीं आता था. उस टाइम पे आपने क्या किया वो ये बताता है. तो उस चीज़ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है. हाँ, एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूँगा मैं. बहुत सारे बच्चे ये रहते हैं कि हाँ एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लें, उससे उतनी हेल्प नहीं मिलती. ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स करना ज़रूरी है कि आप वो 3 घंटे के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो. अभी भी मैं बहुत सारे बच्चों से डिस्कस करता हूँ, वो बस क्वेश्चंस करते रहते हैं. क्वेश्चंस करने से आप अपने माइंड को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो. तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पेपर्स करना, मतलब सिर्फ क्वेश्चंस करने से आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना क्वेश्चन पेपर कर लेने से होगा. और क्वेश्चन पेपर का एनालाइज करना भी ज़रूरी है. यूँ नहीं कि बस क्वेश्चन पेपर कर लिया और बस ठीक है नंबर आए, अच्छे आ गए तो नहीं, बढ़िया नहीं आए तो कोई बात नहीं, अगले पेपर में उस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है. तो ये 2 चीज़ें मैं सजेस्ट करता हूँ. आई थिंक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है. तो ये थे द मंत्रा टू सक्सेस ऑफ IITians.
कि उन्होंने क्या चीज़ों को अभी पूरा आपके सामने आपने देखा है कि 2 साल में उन लोगों ने क्या क्या चीज़ें की, क्या नहीं किया, एंड क्या उन्होंने भी आपके जैसे स्ट्रगल्स फेस किए हैं। एंड ये सारी चीज़ें नॉर्मल है एक स्टूडेंट की लाइफ में आना। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो इन चीज़ों को चलते रहना है, हमको गिव अप नहीं करना है, जैसे पलाश ने बोला था एंड में। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड विद दिस वी जस्ट रैप अप द सेशन। एंड अभी भी आई नो कि बहुत लोगों को डाउट्स आ रहे होंगे। दैट्स अ नॉर्मल थिंग कि आप एक जितना सेशन देखते हो आपको और डाउट्स आते हैं। तो फॉर दैट यू जस्ट नीड टू पुट दोज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन नीचे। एंड यहाँ पे पलाश एंड स्पर्श खुद ट्राई करेंगे जब भी उनको टाइम मिलेगा कि वो आपकी क्वेरीज़ को आंसर कर सकें नीचे। वो खुद आएंगे, रिप्लाई करेंगे। एंड इनकी ईमेल आईडीज़ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप लोग अगर इनको कोई पर्सनली मेल करना चाहें एंड दे विल जस्ट ट्राई, उनको जैसे ही टाइम मिलेगा वो आपकी क्वेरी ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड वी होप ऑल द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स कि सब लोग काफ़ी अच्छे नंबर से क्रैक करें इस एग्ज़ाम को, एंड दे ऑल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस सेशन। कि अभी जितना अगर आपने कुछ नया सीखा है उनकी टिप्स से, उनकी चीज़ों से, तो प्लीज़ शो योर लव इन कमेंट सेक्शन, जस्ट लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। क्योंकि एक कर्मा का भी एलिमेंट होता है, जब आप अच्छी चीज़ अपने फ्रेंड से शेयर करते हो तब आपको भी अच्छी चीज़ें इन रिटर्न मिलती हैं, आपको भी कुछ अच्छे फ़ायदे होते हैं। अपने सेल्फिशनेस से कुछ भी नहीं होता, कितना भी आप कर लो। एक चीज़ है कि आपको मेंटेन रखनी है आपके दोस्तों के बीच में। तो थैंक यू सो मच पलाश, थैंक यू सो मच स्पर्श फॉर बीइंग देयर, एंड वी हैड अ वंडरफुल टाइम विथ यू।